हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हो रहा होगा। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों का मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो चुका है और इसी क्रम में आज आप लोगों का तीसरा क्लास है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और क्लास समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग क्लास में हमेशा उपस्थित रहा करें ताकि आपका थोड़े से समय में बहुत सारा जानकारी आपको प्राप्त हो और आपका जो नॉलेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और सभी को इसका उत्तर पता होगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं आप लोग। अगर कोई समस्या है और कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मध्यकालीन भारत का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया है हिस्ट्री का, उसको देख लीजिएगा। आप लोगों को सारी जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएंगे। फिलहाल आपको उत्तर देना है बच्चा लोग। आपके सामने है पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन बलबन और चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बताएंगे बच्चा लोग गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। आप सभी को पता है कि 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या कर दिया गया था खोखरों के द्वारा। गौरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये सुल्तान बनते हैं, शासक बनते हैं। और शासक बनने के बाद इन्होंने क्या किया, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया भारत में। और ये गुलाम वंश के पहले शासक हैं। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, मामलुक वंश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोहम्मद गौरी के सबसे चहेते दास हैं, गुलाम हैं। और इन्होंने ही गुलाम वंश की नींव डाली है। याद रखेंगे इन्होंने दिल्ली से शासन नहीं किया है बल्कि इन्होंने कहाँ से शासन किया, लाहौर से शासन किया था। ये क्वेश्चन भी आया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से शासन कर रहा था या उसकी राजधानी क्या थी, तो लाहौर राजधानी थी बच्चों। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता था। कुरान ख्वां कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आता है कि कुरान ख्वां किसे कहा गया था, तो कुरान ख्वां जो है वो कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। चूँकि ये बड़े सुरीले शब्दों में पूरा का पूरा कुरान जो है वाचन करते थे, इसलिए इनको कुरान ख्वां कहा जाता था। साथ ही इनको उपाधि दिया गया था लाख बख्श का। क्या कहा गया है, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लाहौर से शासन किया। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये हमेशा रैयत ए आला के रूप में शासन की। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है। रैयत ए आला, रैयत ए आला के रूप में इन्होंने शासन किया। ये अपने आप को गौरी के वंशजों का एक प्रतिनिधि मानते थे। इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, ये तो आपको पता चल चुका है। इसका उत्तर तो आप सभी को पता है बच्चा लोग। फटाफट बता दीजिए कि क्या है इसका उत्तर। आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है कुतुबुद्दीन ऐबक, यही है लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। लाखों का दान करने वाला कहा जाता है इन्हें। और ये लाहौर से शासन करने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण कर गौरी के वंशजों के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया था और ये कभी भी दिल्ली के शासक नहीं बने थे। चलिए बच्चा लोग अगला देखते हैं। यानी कि दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था लेकिन दिल्ली पे शासन ये कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। पहला ऑप्शन है मस्जिद, दूसरा ऑप्शन है मंदिर और तीसरा ऑप्शन है झोपड़ी और चौथा ऑप्शन है मीनार। बहुत ही आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता है कि कौन है जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या चीज़। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये एक मस्जिद है जिसको किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत अच्छा है बच्चों, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार भी बनवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था। ये भी ऐबक ने ही किया था। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इन्होंने किसकी याद में किया या किसको समर्पित किया है, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कि वो कौन से सूफी संत थे जिनके लिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। याद रखेंगे बच्चों, ये जो आपका मस्जिद है इसको बनाया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों के अवशेष पे बना है, कुछ लोग कहते हैं कि जैन मठों के अवशेष पे बना है। जो मस्जिद है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये भी बनता है कि ये 2.5 दिन में बना था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और कभी कभी ये भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स चलता है। अजमेर में यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स त्यौहार मनाया जाता है, इसीलिए इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये सारे तथ्य एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, और ये भी देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। यानी कि इसमें से कोई एक व्यक्ति है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है, बाकी लोगों का योगदान है इसके निर्माण में। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे आप लोग इसका उत्तर बता सकेंगे, उम्मीद है। कौन है जिनका योगदान नहीं है, क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं, गयासुद्दीन तुगलक हैं, या फिरोज शाह तुगलक हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कुतुब मीनार। और जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण शुरू करवाया था ऐबक ने, उसको आगे पूरा करने का काम किया इल्तुतमिश ने, और उसकी मरम्मत कराई फिरोज शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं है। याद रखेंगे बच्चों, शुरू किसने किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा कराने के पहले इनकी अचानक से मृत्यु हो गई, तो इसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और इनके गुलाम भी थे। और फिरोज शाह तुगलक ने आगे चल के जब आकाशीय बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार का ऊपरी जो मंजिला है वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको मुरम्मत करा करके पूरा कराने का जो काम है वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसलिए तीनों लोग जो हैं ये संबंधित हैं कुतुब मीनार से, शुरू करवाने से लेकर के कंप्लीट करवाने तक। लेकिन अगर बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक का, तो इनका संबंध कुतुब मीनार के निर्माण से नहीं है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। बताएंगे, फटाफट उत्तर दीजिएगा। सभी को इसका उत्तर पता है, गलती नहीं करेंगे, फटाफट बताइए। ये उत्तर लीक हो चुका है, मैं पहले बता चुकी हूँ, तो बिना देर किए फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। पहला है लाहौर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है अजमेर, और चौथा है लखनौती। फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए, और गलती तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि ये गलती माफ़ करने योग्य नहीं होगा। आप सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ये दिल्ली से शासन नहीं कर रहे थे, हालांकि इनके अधिकार में ये सारा क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। ऐसा क्यों किया था उन्होंने, क्योंकि गौरी का जो साम्राज्य है ये मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर के दिल्ली और राजस्थान, पंजाब, ये सारा उनके क्षेत्र में था। मुल्तान से लेकर के गजनी यानी कि अफ़गानिस्तान तक था। और इतने बड़े साम्राज्य को 3 दासों के बीच बांट दिया गया था। यल्दौस, कुबाचा, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में थे, और पाकिस्तान के लाहौर से लेकर के भारत का पूरा साम्राज्य ऐबक के अधीन था। और ऐबक दिल्ली से शासन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि लाहौर से अगर वो हटेंगे तो उनके जो बाकी दास, मतलब जो दास दोस्त हैं या कंपटीटर हैं, वो आक्रमण करके लाहौर पे अधिकार कर लेते। इसी वजह से उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई, ताकि वो लोग उसके सीमा में अतिक्रमण ना करें। तो उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाई थी, वो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाए थे, क्योंकि अगर इधर आते तो उनकी सीमा पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो है वो खतरे में पड़ जाता। चलिए देखते हैं बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। बहुत आसान, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। पहला ऑप्शन है, उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी।
दूसरा, पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासन ताजुद्दीन एलदौज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। तीसरा, बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उसे चोट लगी जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और आपका चौथा ऑप्शन है, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही हो जाएगा, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। आप सभी को पता है 1206 में वो शासक बने, लेकिन 4 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। 1210 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन सी जो है रीज़न है वो जिम्मेदार है इनकी मृत्यु का, आप सभी को पता है। इसका उत्तर 4 होगा। चौगान का खेल या जिसको पोलो कहते हैं, ये खेलते हुए घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हुई थी। इनको सर में अंदरूनी चोटें आई थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कितना आसान है अब आपके लिए, ये उत्तर बहुत आसान है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या गौरी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन है वो शासक जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, दिल्ली से जिन्होंने शासन किया था वो कौन है? और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ये जो शासक हैं ये है इल्तुतमिश। याद रखेंगे, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया, गुलामों का गुलाम। तो ये कौन है? इल्तुतमिश है। क्यों कहा गया? चूँकि गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश, यानी कि ये गुलाम के गुलाम है, इसी वजह से इनको गुलामों का गुलाम कहा गया है। ये चीज़ भी याद रखेंगे। उस समय गुलाम रखने का बड़ा ट्रेंड था। गौरी के पास बहुत सारे गुलाम थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ गुलाम ही थे। और जब उनसे कोई कहता कि आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो कहते थे मेरे गुलाम मेरे पुत्रों से भी ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं और मेरे बाद ये मेरे साम्राज्य की सुरक्षा करेंगे। तो याद रखिएगा, ये ऐबक के गुलाम थे। आगे चल के इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर गौरी ने ऐबक से कहा कि इनको दास्ता से मुक्त कर दीजिए, गुलामी से मुक्त कर दीजिए। और ऐबक ने इनको गुलामी से मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया, इसलिए इल्तुतमिश ऐबक के दामाद भी थे। तो याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हैं जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई है, दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। वो है कौन? इल्तुतमिश। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित रूप से सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? पहला है नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है आराम शाह और चौथा ऑप्शन है बलबन। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ है। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आज आपको पता चल जाएगा और उसको याद कर लीजिएगा। आप सभी को पता हो बच्चों कि जो इल्तुतमिश हैं यही विधवत सुल्तान बन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और इन्होंने ही क्या किया है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और राजधानी बनाने के बाद इन्होंने नियमित सिक्के जारी किए थे। इन्होंने ही सबसे पहले चांदी का टंका क्या जारी किया था? चांदी का टंका जारी किया था। ये टंका एक मुद्रा है। और इसके अलावा तांबे का जारी किया था जीतल। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तांबे का जीतल और चांदी का टंका नियमित सिक्के जारी किया था इन्होंने। और इन्होंने ही भारत में एकता व्यवस्था का स्थापना किया था, शुरुआत किया था। हालांकि एकता व्यवस्था की शुरुआत गौरी ने सबसे पहले किया था, लेकिन भारत में एकता व्यवस्था को जो बड़े पैमाने पर लागू करते हैं वो कौन है? इल्तुतमिश हैं। और यही जो है अपने आप को विधवत सुल्तान घोषित करते हैं दिल्ली का। और इन्होंने नियमित सिक्के जारी किए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? अच्छा, वो यहाँ पे राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन में आपको बताना है। पहला है लाहौर, मैं आपको ऑप्शन दे दे रही हूँ, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। पहला है लाहौर, दूसरा है दिल्ली,
तीसरा ले लीजिए बच्चा लोग, मुल्तान। हालांकि सबको आंसर पता है तो ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन दे रही हूँ। अब आप लोग इसकी सहायता से उत्तर दीजिएगा कि आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी। फटाफट उत्तर दीजिएगा। लाहौर था, मुल्तान था, दिल्ली था या नन यानी कि कोई नहीं था। तो आप सभी को इसका उत्तर पता, इतनी बार इसके बारे में बोल चुकी, जिक्र कर चुकी हूँ कि तो गलत होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिल्ली। इन्होंने ही दिल्ली को अपना राजधानी बना करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। ये गुलामी के गुलाम थे, लेकिन इन्हें गुलामी से मुक्ति मिल चुकी थी। बच्चा लोग आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर होता है? बादशाह में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? सुल्तान किसे कहते हैं और बादशाह किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, सल्तनत काल के राजा अपने आप को सुल्तान कहते हैं, मुगल काल के राजा अपने आप को बादशाह कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, फटाफट बताइएगा। तो देखते हैं आप लोग को पता है या नहीं पता। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए आप लोगों का। आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप सभी को इसका उत्तर पता ही है कि जो इल्तुतमिश हैं, इन्होंने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। इनके कई पुत्र थे और उसमें इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम रज़िया था, और इन्होंने अपनी पुत्री को ही सुल्तान घोषित किया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी महिला को मुस्लिम जगत में सुल्तान घोषित किया गया था। ये चीज़ें याद रखेंगे बच्चा लोग। इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक है, ये भी आया है क्वेश्चन। तो 1210 से लेकर के 1236 तक इन्होंने शासन किया है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 1236 में जब इनकी मृत्यु हुई तो फिर रज़िया को सुल्तान बनाया गया था, लेकिन इतना आसान नहीं था, आगे बताएंगे उनके बारे में भी। चलिए, आ भी गई रज़िया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थीं? आप सभी को इसका उत्तर पता है। रज़िया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। फटाफट कमेंट कीजिएगा, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? और इसका उत्तर तो आप सभी को पता है। इल्तुतमिश के सभी बच्चों में सबसे योग्य थी उनकी पुत्री, जिनका नाम था रज़िया सुल्तान, और इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन इतनी आसानी से उस समय का समाज किसी महिला को एक शासिका के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ही उनके पुत्र को जो है राजा बना दिया गया, और जो है रज़िया को सुल्तान नहीं बनने दिया गया। अमीरों ने हस्तक्षेप किया और रज़िया का साथ नहीं दिया। लेकिन आप सभी को पता है, शुक्रवार की नमाज के दिन लाल वस्त्र धारण करके रज़िया जनता के समक्ष उपस्थित हुई, और उन्होंने अपनी बात को रखा कि किस तरह से उनके पिताजी ने उनको सुल्तान घोषित किया था और उन्हें राजगद्दी नहीं दी गई। और उन्होंने वादा किया जनता के सामने कि अगर वो रज़िया की मदद करेंगे तो वो जनता की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, उनकी सभी समस्याओं का निदान करेंगे। क्योंकि उनका जो भाई था वो योग्य नहीं था, और उनकी जो माँ थी वो शाह तुर्कान, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर और बहुत ही षड्यंत्रकारी महिला थी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्याएं भी की थी, और साम्राज्य में सभी जगह अराजकता फैल गया था। और एक दिन जब विद्रोह दबाने के लिए उनका भाई नगर से बाहर निकला तो रज़िया ने जनता की मदद से महल पे आक्रमण कर दिया। ये ऐसा पहला केस था जिसमें जनता ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और जो है अपनी पसंद के राजा को या महिला को शासिका बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसके सिंहासनारोहण में जनता ने प्रत्यक्ष अपना योगदान दिया था, तो वो थी रज़िया सुल्तान। जब जनता ने आक्रमण कर महल पर सबको बंदी बना लिया और रज़िया को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चा लोग रज़िया के बारे में। और रज़िया के बारे में एक बात और याद रखिएगा, सिर्फ इसलिए कि वो महिला थी, लोगों ने उनकी योग्यता को मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उस समय के राइटर्स ने लिखा है कि रज़िया में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ इतना कि वो एक महिला थी, और एक महिला को अपने शासक के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाया उस समय का पुरुष प्रधान समाज, और उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको राजगद्दी से हटा दिया गया, और उनके बाद में
हत्या भी हो गई। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ये पूरा इतिहास में पढ़ा चुकी हूँ और आगे कभी फिर जो है पढ़ाएंगे तो सारी कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों का उत्तर सही होना चाहिए और कोशिश करें कि सभी लोग उत्तर सही बताएं। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बलबन और चौथा ऑप्शन है ऐबक। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा आक्रमणकारी है, चंगेज खां जो कि मंगोल आक्रमणकारी है उत्तर पश्चिमी सीमा पे किसके काल में आया था। और आप सभी को पता होगा मंगोलों के बारे में, ये मध्य एशिया के बड़े ही दुर्दांत खुखार जनजातियां हुआ करती थी। जिधर भी जाती थी ये लोग लूटपाट करते थे और बड़ी निर्मम हत्याएं कर दिया करते थे और इनके डर से मध्य एशिया के मैक्सिमम लोग भाग करके भारत में आए थे। तो आपको पता होगा कि वो टाइम पीरियड है इल्तुतमिश का, जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसका पीछा करते हुए आया था, तो जियाउद्दीन मकबरनी का। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किसका पीछा कर रहा था वो, जियाउद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए आया था और ये सिंधु नदी के तट तक आ गया था। उस समय मकबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगा, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़े जो कूटनीतिज्ञ के साथ इनको शरण देने से मना कर दिया और ये वापस लौट गए अपने साम्राज्य में और इन्हीं के पीछे पीछे लौट गया चंगेज खां और इस तरह से दिल्ली साम्राज्य मंगोलों के आक्रमण से बच गया, अन्यथा बड़ी समस्या हो जाती। तो ये इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मकबरनी आया था और उसका पीछा करते हुए चंगेज खां आया था जो कि एक मंगोल शासक था। देखिए वही फिर से क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। आप देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन कई बार आया है, किसके शासन में देखे गए या इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में कौन सा मंगोल आक्रमणकारी आया था। ये भी क्वेश्चन आया कि चंगेज खां कौन सी नदी के किनारे तक आया था। ये भी क्वेश्चन आया है कि चंगेज खां किसका पीछा करते हुए आया था। इस तरह से घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन कई बार आयोग ने पूछा है, इसीलिए आपके सामने ये रखा गया बच्चा लोग कि किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए। तो वही आंसर है, इल्तुतमिश ही है, इन्हीं के टाइम पीरियड में देखे गए। और वो मंगोल का शासक कौन था, मालिक कौन था, चंगेज खां था। किसका पीछा किया था, जियाउद्दीन मकबरनी का पीछा किया था। क्या हुआ, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को बचा लिया, मकबरनी की मदद नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पे आक्रमण किया। ये भी बहुत आसान है, उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा ये उत्तर बताने में, क्योंकि आप लोग इसके बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर कि जो इल्तुतमिश का शासन है इसी के समय में चंगेज खां ने आक्रमण किया था, सिंधु नदी तक ये चले आए थे और उस समय चंगेज खां ने धमकी दी थी कि अगर इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन मकबरनी को शरण दिया तो मैं दिल्ली पर आक्रमण कर दूंगा। और इस खतरे से अपने आप को बचाने के लिए इल्तुतमिश ने मकबरनी के द्वारा भेजे गए दूत की हत्या कर दी और उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इस तरह से चंगेज खां ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया, मकबरनी का पीछा करते हुए वापस लौट गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के कई बार एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। कौन सा वह व्यक्ति है जिसको बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था पहली बार इल्तुतमिश ने। पहला ऑप्शन है एबाज, दूसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, तीसरा ऑप्शन है अली मर्दान, चौथा ऑप्शन है मलिक जानी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन है वो जिन्हें पहली बार बिहार का सूबेदार बनाया था इल्तुतमिश ने। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा और आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। आप सभी को पता रहे कि मलिक जानी हैं जिनको प्रथम बार उन्होंने अपना सूबेदार बनाया था बिहार में। आप सभी को पता है इल्तुतमिश का जो साम्राज्य है ये काफ़ी बड़ा था, ये बिहार और बंगाल तक पहुंच चुका था और इन्होंने बिहार में अपना पहला जो एक तरीके से कहिए कि सूबेदार नियुक्त किया है वो किसे किया है, मलिक जानी को किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है बच्चों, याद रखिएगा। कौन सा सुल्तान है जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, यानी कि तलवार के बल पे शासन। पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है जियाउद्दीन फिरोज खिलजी, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा आपका आंसर या उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इसका जो आंसर है ये पता होगा और आप लोग सही जवाब देंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसी ने उपाधि लिया था जिले ए इलाही का। ये क्वेश्चन भी आया है कि जिले ए इलाही का उपाधि किसने लिया था। इसी ने लिया था, इसका मतलब होता है ईश्वर का परछाई। और साथ ही लौह और रक्त की नीति इसने अपनाई थी। बहुत ही सख्ती से शासन किया था इसने। ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ दिखाता था, उच्च कुल का दिखाता था। निम्न कुल के लोगों को अपने साम्राज्य के जो उच्च पद थे उससे हटा दिया था। ये हमेशा कहता था कि निम्न कुल के लोगों को देखते ही मेरी जो मतलब शरीर की नसें हैं वो उसमें रक्त संचार तेज़ हो जाता और मेरा हाथ अपने आप तलवार की मूठ पे चला जाता है। ये लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था, एकांत में रहता था। ये इतना ज़्यादा जो है सख्त था कि इसके दरबार में कोई मुस्कुराता भी नहीं था। इतना सख्ती से शासन करता था बलबन, और इसने जिले इलाही और रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। क्या ये बात सही है कि बलबन ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाया और सारी जो शक्ति है वो अपने हाथ में ले लिया। कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। क्या ये बात सही है? क्या दोनों बातें सही हैं और व्याख्या सही है, या दोनों बात सही नहीं है और दोनों बात सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, और तीसरा है कथन सही है कारण गलत है, चौथा है कथन गलत है कारण सही है। तो बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो कि सही है। तो याद रखेंगे, उम्मीद है कि पता भी होगा क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बलबन ने अपने हाथ में सारी शक्ति ले ली थी, ये तो बिल्कुल सही है, सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गया था। और उसने उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों से सुरक्षित करने का प्रयास भी किया था, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगर ये कहता कि बलबन ने अपने शासन में शक्तिशाली बना अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले लिया, और कारण दिया होता कि वो सभी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था ताकि कोई विद्रोह ना करे उसके खिलाफ, अगर ये होता तो बिल्कुल कथन कारण दोनों सही होता और व्याख्या भी होता। लेकिन यहाँ बातें तो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलबन बहुत ही शक्ति से शासन करता है, यहाँ तक कि उसके टाइम पीरियड में बंगाल में एक बार विद्रोह होता है और उस विद्रोह को दबाने के लिए जब ये भेजते हैं व्यक्ति को एक, और वो जाते हैं असफल हो जाते हैं तो उनको आते ही उनकी हत्या कर देते हैं, और दूसरी बार फिर दूसरे व्यक्ति को भेजा, वो भी असफल हो गए, उनकी भी हत्या कर दी इन्होंने, और तीसरी बार ये खुद गए, और जब विद्रोही व्यक्ति को पता चला कि खुद आ रहे हैं बलबन तो वो अपना साम्राज्य छोड़ के भाग गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, उसके पूरे परिवार को बाजार में खपीचों में जिंदा चुनवा दिया गया था। देखने वाले लोग मूर्छित हो गए थे, इतना जो भयानक दृश्य था। और उसने यानी कि बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को उस दृश्य को दिखाया था और कहा था जो भी विद्रोह करेगा उसका यही दशा होगा, और यही मतलब डर उनके पुत्रों में इस कदर रहा कि इनके जीवन काल में उन लोगों ने कभी विद्रोह नहीं किया था। तो याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज शासक थे। क्वेश्चन है अगला, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि वो मुस्लिम शासक कौन था जिसने कहा कि ईश्वरीय शक्ति है उसके पास, राजा जो है वो ईश्वरीय शक्ति रखता है और इसलिए जनता को राजा की बात माननी चाहिए। वो राजा कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी।
बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो अपने आप को ईश्वरीय शक्ति या दैवीय शक्ति से जोड़ता है, और आप सभी को पता है कि वो कौन है। चूँकि ये वक्त तो बड़े साधारण तरीके से काम किए, इल्तुतमिश भी सिंपल ही रहे, लेकिन बलबन ने अपने आप को जिल्ले-ए-इलाही कहा, ईश्वर का परछाई, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। याद रखेंगे इल्तुतमिश ने दल चालीसा बनाया था, दल चालीसा बनाया था, और जो बलबन है इन्होंने इस दल चालीसा को समाप्त कर दिया था। क्योंकि इस दल चालीसा में चुने हुए 40 तुर्की सरदार थे जो हमेशा राजा के खिलाफ षड्यंत्र किया करते थे, राजा के महत्वपूर्ण निर्णयों में हस्तक्षेप करते थे और साम्राज्य में अव्यवस्था फैलाते थे। इन्हीं दल चालीसा के जो लोग थे इन्होंने ही रजिया के खिलाफ भी षड्यंत्र किया और उसके बाद अन्य उत्तराधिकारियों के खिलाफ भी षड्यंत्र किया। और इसी चीज़ से नाराज़ होकर या आज ही जा कर के जब बलबन शासक बना तो इस दल चालीसा के लोगों की इसने हत्याएं करवा दी और इनको समाप्त कर दिया। यह क्वेश्चन भी आता है कि दल चालीसा का गठन किसने किया था, या 40 सरदारों का जो संघ था वो किसने बनाया था, और ये भी आया था कि किसने समाप्त किया था। तो बनाया था इल्तुतमिश ने, समाप्त किया था बलबन ने। ये चीज़ें याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को इसका उत्तर पता भी होना चाहिए, जो कि कई बार एग्जाम में आया है। नवरोज कौन मनाते हैं, किस अवसर पे मनाते हैं, ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा चुकी हूँ। तो उम्मीद है कि बता सकते हैं कि नौरोज़ त्यौहार जो पारसी धर्म का है उसको भारत में किसने शुरू किया था। क्या वो बलबन थे, क्या वो इल्तुतमिश थे, या वो फिरोज तुगलक थे, या अलाउद्दीन खिलजी थे। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, वो कौन सा व्यक्ति या राजा है जिसने भारत में पारसी त्यौहार नौरोज़ को शुरू किया था। आप सभी को पता है कि नौरोज़ क्या है, ये 9 वर्ष पर मनाया जाने वाला त्यौहार है नौरोज़, और ये पारसियों का बहुत ही फेमस त्यौहार है और इसको भारत में शुरू किया था बलबन ने। याद रखेंगे इन्होंने भारत में नौरोज़ भी शुरू किया था, इन्होंने सिजदा पायबोस भी शुरू किया था। ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने ही दिल्ली सुल्तानों में पहले यही है जिन्होंने सिजदा और पायबोस शुरू किया था। सिजदा और पायबोस परंपरा शुरू किया, नौरोज़ शुरू किया। ये सारी चीज़ें शुरू करने वाले कौन हैं, वो हैं बलबन। कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसको याद रखिएगा। सिजदा मीन्स होता है राजा के सामने झुक के प्रणाम करना, और पायबोस मीन्स होता है कि पेट के बल लेट कर पैर मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। ये सारी चीज़ें शुरू किया था बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। पहला, उसने नियामत ये खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या ये बात सही है। दूसरा, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तीसरा, उसने तुर्कान ये चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। और चौथा, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। अभी अगर आपने इन क्वेश्चंस का व्याख्या अच्छे से सुना है तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैं आपको डिस्कशन के दौरान आज ही अभी बताई हूँ। तो बच्चा लोग अगर कंसंट्रेट रहते हैं तो देखिए आपको व्याख्या से भी कितना सारा चीज़ जानने को मिल जाता है। आपके सामने इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कि कौन सा है जो सही नहीं है बलबन के बारे में। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया था कि इसने इक्तादारी व्यवस्था नहीं शुरू किया था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्तादारी व्यवस्था शुरू किया था, जबकि अगर गजनी क्षेत्र में बात करेंगे तो गौरी ने इक्तादारी व्यवस्था शुरू किया। लेकिन भारत में इक्तादारी व्यवस्था को जिसने शुरू किया या बड़े पैमाने पे जिसने लागू किया वो था इल्तुतमिश। और इक्तादारी व्यवस्था था क्या, तो राजा के पास जब इतने पैसे नहीं होते थे कि वो सबको नगद वेतन दे सके तो वो लोगों को जागीरें दे देता था। क्योंकि राजा के पास इतना बड़ा साम्राज्य होता था, हर ज़मीन पर वो टैक्स वसूल नहीं सकता या हर ज़मीन का वो पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता। तो दूर दूर के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े सरदारों को, बड़े बड़े जो ओहदे पे होते थे लोग, उनको वो ज़मीनें आवंटित कर दी जाती थी कि वो इक्ता आपका है, वो ज़मीन आपका है, आप उस पर कृषि कार्य करवाइए, उससे उत्पादन जो होता है उसको इकट्ठा कीजिए, और आपका इतना ये होता नहीं क्वांटिटी निर्धारित कर देना कि उस ज़मीन से आपको इतना टैक्स अपने पास रखना है। अगर उससे ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसको ला के राजकोष में जमा कीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी आया है कि इक्तादारों का जो
नियत मात्रा थी उससे अधिक अगर राजस्व हो जाता था जिसको वो राजकोष में जमा करते थे उसको क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आया बच्चा लोग, ये था फवाजिल। क्या था? फवाजिल था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फवाजिल यानी कि वो भाग जो इक्तादारों के वेतन से अधिक हो जाता था उस राजस्व को जो वो राजा के राजकोष में जमा करते थे उसको फवाजिल कहा जाता था। और याद रखिएगा ये जो बलबन है ना, इन्होंने इक्तादारों के ऊपर नज़र रखने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। किसकी नियुक्ति किया है बच्चा लोग? ख्वाजा नामक अधिकारी। ये क्वेश्चन भी आया है कि ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने किया था? बलबन ने किया था, ख्वाजा नामक अधिकारी। और इसका काम क्या था? इसका काम था इक्तादारों के ऊपर नियंत्रण रखना, उनके ऊपर निगरानी रखना कि वो अपने एकता से ज़्यादा कमा ना ले, भ्रष्टाचार ना करे, करप्शन ना करे। तो फवाजिल क्या है, ख्वाजा कौन है, किसने बनाया, किस लिए बनाया, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो बिल्कुल सही है कि उसने नियामत ये खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बलबन बिल्कुल सही है। और इसने तुर्गान ये चिहलगानी को समाप्त किया। तुर्गान ये चिहलगानी का मतलब दल चालीसा या 40 अमीरों का गुट या संघ, उसको समाप्त किया है बलबन ने, ये भी सही है। और मैंने अभी बताया कि बंगाल में विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह किसका था? तुगरिल खां का। ये क्वेश्चन भी आता है कि तुगरिल खां का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो तुगरिल खां का विद्रोह हुआ है बलबन के समय में। और इसी विद्रोह को इसने बहुत ही क्रूरतापूर्वक दबाया था, इसी के पूरे खानदान को खपीचे में जिंदा इसने जो है चुनवा दिया था। बच्चा लोग सारी बातें सही हैं लेकिन ये सही नहीं है, ये चीज़ याद रखें। बाकी जितनी पॉइंट बताते हैं ना सब याद रखिएगा, सब क्वेश्चन फॉर्म में एग्जाम में आए हैं। आप लोगों का इस छोटे से क्लास में 25 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इतने कम समय में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर उपस्थित रहें, कम समय में ज़्यादा ज्ञान मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया? कौन हो सकता हो व्यक्ति जिसने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया? पहला है बलबन, दूसरा है काकूवात, तीसरा है जलालुद्दीन खिलजी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आपका फेमस पर्सनालिटी जो है वो है बलबन, और इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। बलबन के बारे में कथन बिल्कुल सही है। बलबन ने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत करने का प्रयास किया था। बलबन के बारे में आपने सुना कितना कठोरता से ये सारी चीज़ों का दमन करते हैं, विद्रोह का दमन करते हैं, लोगों को दंडित करते हैं, राज्य में अपने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, दरबार में हंसने नहीं देते, निम्न लोगों को ये देखना नहीं चाहते। इतना कठोरता है इनके अंदर, इतनी क्रूरता से ये वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया था। इसीलिए जब इनकी मृत्यु हुई थी तो अमीरों ने काले कपड़े पहने थे और अपने कपड़ों को फाड़ डाला था, और वो महल से लेकर के जो कब्रिस्तान होता है वहाँ तक ये अपने सरों पे धूल फेंकते हुए गए थे। ऐसा कहा जाता उस समय के लेखकों के द्वारा। वो कहते हैं कि जो बलबन था वो एक अभिनेता की तरह था जो अपने लोगों को मंत्र मुग्ध रखता था। आप सोच सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो इतना क्रूर है, इतना मतलब स्ट्रिक्ट है, उससे लोग इतना प्रभावित थे। उसके बारे में ऐसा कथन कहा जाता है, ये कथन क्वेश्चन में के रूप में आया है कि किसकी मृत्यु पर अमीरों ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था, व्रत रखा था और अपने कपड़े फाड़े थे, अपने सरों पर धूल फेंका था। वो कौन था या वो कौन सा राजा था जिसको एक अभिनेता के जैसे माना जाता है कि जो अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध रखता था। ये सारी बातें बलबन के बारे में की जाती हैं, इसीलिए बलबन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा बलबन से क्वेश्चन और बनता है, दीवान ए अर्ज की स्थापना इन्होंने किया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था जो कि एक सैन्य विभाग था। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनगिनत बार एग्जाम में आया है। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया है? बलबन ने किया है, जो कि क्या है, एक सैन्य विभाग है। सेनाओं को नियंत्रित करने के लिए, उनकी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, उनका नियुक्ति करने के लिए, हटाने के लिए सारा काम दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग करता था।
अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह ईश्वर के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा राजा है कि जब वो शासक बना तब उसने वो शरीयत के नियमों से और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, यानी कि वो शरीयत के और बाकी चीज़ों के नियम कानून को नहीं मानता था। वो वही करता था जो उसे अच्छा लगता था, और जब भी उसे उलेमा कहते कि ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, तो वो कहता था कि जो भी मेरे साम्राज्य के लिए अच्छा होगा, जो मेरे शासन के लिए अच्छा होगा, मैं वही करूँगा, चाहे वो शरीयत के खिलाफ़ हो या कुरान के खिलाफ़। वो कौन है? इनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए। इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन है, या जो है खिलजी मोहम्मद तुगलक है। तो बताएंगे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ तक होगा, और ये मोहम्मद बिन तुगलक है चौथे। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चों। इस बार उत्तर बलबन नहीं होगा, इस बार उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो इसने अपनी मर्जी से सारे काम किए। बाजार नियंत्रण का काम, सेना रखने का काम, नगद वेतन देने का काम, साम्राज्य विस्तार का काम, और साथ ही जो है लूट मतलब जो है दक्षिण अभियान, ये सारी चीज़ें इसने अपनी मर्जी से शुरू किया था। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी। आप सभी को पता है खिलजियों का जो टाइम पीरियड है ये मुश्किल से 30 वर्षों का टाइम पीरियड है। सबसे कम समय तक खिलजियों ने शासन किया है पूरे सल्तनत में। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे कम समय तक किसने शासन किया था, तो सबसे कम समय तक शासन किया है खिलजी ने। और सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया था सल्तनत में, ये भी याद रखिएगा, तुगलक ने। तुगलक सबसे ज़्यादा समय तक शासन किए और खिलजी सबसे कम समय तक शासन किए। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। और इसने सिकंदर की तरह सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण की थी, यानी कि ये अपने आप को सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनाना चाहता था और सिकंदर जैसे विश्व को विजित करना चाहता था। और इसीलिए इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ये सानी की उपाधि का उल्लेख भी करवाया था। वो सुल्तान कौन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आपके सामने ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि वो सुल्तान कौन है जो नया धर्म चलाना चाहता था, जो सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन उसके ये दोनों सपने पूरे नहीं हुए। वो हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि नया धर्म चलाने का काम पैगंबर कहते हैं करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी शासक थे, पैगंबर नहीं, इसलिए इनको इजाज़त नहीं मिला नया धर्म चलाने का, और ये नया धर्म नहीं चला पाए। ये विश्व विजेता बनना चाहते थे सिकंदर की तरह, लेकिन इनके दोस्त ने कहा कि इतना आसान नहीं है। सिकंदर के समय की स्थिति कुछ और थी, वर्तमान की परिस्थितियां कुछ और हैं, और आप दिल्ली के शासक हैं, अभी पूरा इंडिया विजिट करना बाकी है। आप विश्व विजय का सपना ना देखें, पहले पूरे भारत को विजिट करें, उसके बाद विश्व विजय का सपना देखें। और इसके बाद जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने बात मान लिया, तो इन्होंने सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण की और इन्होंने अपने सिक्कों पर ये उपाधि अंकित भी करवाया। तो याद रखेंगे बच्चों, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अनगिनत बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ओहो ये तो आप सभी को पता चल चुका है, मतलब लीक हो चुका है। आप लोगों को बिना बताए सारी बातें मैं रह ही नहीं पाती, और इसलिए आप लोगों के लिए उत्तर जो है वो काफ़ी आसान हो चुका है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी के मनोपाधि धारण की थी? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर लोदी? तो आप सभी को पता है कि वो कौन से शासक हैं, आप सभी को पता है कि उत्तर आपका थ्री हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ही हैं जिन्होंने सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने सबसे पहले नगद वेतन दिया था। ये क्वेश्चन भी आता है, सबसे पहले किसने नगद वेतन दिया था? सबसे पहले नगद वेतन इन्होंने ही दिया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा बाज़ार नियंत्रण किसने शुरू किया था? बाज़ार नियंत्रण भी इन्हीं का है, ये भी याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है, सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा टैक्स किसने वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी ने, 50% था। हालांकि आगे चल के MBT ने भी ये काम किया, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 50% वसूला, लेकिन सबसे पहला शासक यही है जिसने 50% टैक्स वसूला था।
इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले घरी, घरी मतलब घर पर, और चराई मतलब चारागाह पर टैक्स किसने लगाया था? तो ये भी किसने किया है? घरी और चराई पर, चारागाह पर किसने टैक्स लगाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। साथ ही ये क्वेश्चन भी आता है कि कृषि के क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए सबसे मतलब इन्होंने किस विभाग को बनाया था? तो दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, मुस्तखराज याद रखिएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीवान ए मुस्तखराज का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्या था ये कृषि विभाग था। कृषि पर ध्यान रखने के लिए टैक्सेशन समय से आए, टैक्सेशन जितना निर्धारित हुआ उतना ही आए, हर कोई टैक्स दे, ये सारी चीज़ें ध्यान रखी गई अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। और इसने घर और चारागाहों पर भी टैक्स लगाया था, याद रखिएगा। दुधारू पशुओं पर टैक्स लगाया था, सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया था। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, नया धर्म चलाना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। ये सारी बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इन्हीं का है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। ऑप्शन में है जफर खां, दूसरा है नुसरत खां, तीसरा है अल्प खां, चौथा है उलूग खां। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चारों खान बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों खान की वजह से अलाउद्दीन खिलजी की स्थिति बहुत मजबूत हुई थी। और एक नाम और आप लोगों ने सुना होगा, मलिक काफूर। मलिक काफूर, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी, जो कि इनको खरीदा गया था 1000 दिनार में। इतने महंगे थे बाज़ार में कि इनको कोई खरीद ही नहीं रहा था। फिर इनको जो है जफ़र खां ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसने 1000 दिनार में ख़रीदा था गुजरात में। और उसके बाद से ये 1000 दिनारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आगे चल के इसी 1000 दिनारी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को मतलब जो है एक तरीके से कहिए कि जिसका कोई मोल नहीं है या जिसका कोई काउंट नहीं कर सकता, इतना धन इनको उपलब्ध कराया था। तो ये सारे लोगों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी इतने पावरफुल, ताकतवर और मजबूत हुए। जिसमें से जो जफ़र खां है, इन्हीं की मृत्यु हो गई थी मंगोलों से आक्रमण करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आया है। सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके समय हुआ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं दिल्ली सल्तनत पे। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इन्हीं के टाइम पीरियड में आक्रमण हुआ। और जब ये पद्मावती के जो है एक तरीके से कहिए कि मतलब उनके प्रसंग में पड़ गए थे। और इन्होंने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उस समय काफ़ी समय तक चित्तौड़ का घेरा डाले हुए पड़े थे, उस समय युद्ध में जब ये रतन सिंह से उलझे हुए थे और रतन सिंह की इन्होंने हत्या कर दी थी या मार दिया था, उस दरमियान मंगोल दिल्ली तक पहुंच गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में थे और उनका पूरा ध्यान वहाँ पे था चित्तौड़ पर, उस समय मंगोल दिल्ली तक पहुंच गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली की जगह सीरी किले में जाके शरण लेना पड़ा था। इनको दिल्ली का किला छोड़ देना पड़ा था। इतना खतरनाक स्थिति इनके टाइम में मंगोलों का था। सबसे ज़्यादा आक्रमण इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है। ये क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद है बच्चा लोग आप लोगों को आज का क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। ये सारी चीज़ें एग्जाम में बार बार आई हैं। व्याख्या को भी ध्यान से सुनिएगा, समय समय पे क्लास को रिवीजन कीजिएगा, नोट कीजिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप लोग भी मेहनत करिए, ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करें। हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ हैं। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन और बेहतरीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आसान लगते हैं तो बताइएगा, मैं और हार्ड कर दूंगी। और अगर क्वेश्चन कभी हार्ड लगते हैं तो बताइएगा, आसान कर दूंगी। हालांकि अगर आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें और मेहनत से काम करें तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। क्वेश्चन आसान और हार्ड से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हर क्लास को बहुत ईमानदारी से बार बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए। सारे तथ्य एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो IAS के हो या वनडे एग्ज़ाम्स के हो। अगर आपको सारी जानकारी प्राप्त रहेगी तो निश्चित तौर पे भविष्य में आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे।
तो पढ़ते हुए कभी क्राइटेरिया मत बनाइए, ऐसे पढ़िए कि सब कुछ जानने का प्रयास कीजिए, मैक्सिमम चीज़ें आपको पता हो जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। पीएचडी नहीं करना है, लेकिन नॉलेज ऐसा हो कि आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको समस्याएं कम हो और आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सके। उम्मीद है कि आप लोग क्लास को समझ रहे होंगे और आप लोगों को मदद मिल रहा होगा। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई सुझाव है तो आप अपनी सुझाव हमारे सामने रख सकते हैं। आपका स्वागत है। आज के लिए बच्चा लोग रहने देते हैं, अगले दिन हम फिर बहुत ही बेहतरीन क्लासेस के साथ मिलेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आपके उज्जवल भविष्य के लिए और कैरियर के लिए। धन्यवाद।